नमस्कार, आप देख रहे हैं नोएडा खबर और मैं हूं विनोद शर्मा। आज गर्व की बात, एक कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं गौतम बुद्ध नगर जिले के राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बादलपुर की। क्यों? क्योंकि एक ऐसा लक्ष्य हासिल किया है जो हमें सिर ऊंचा करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि 1997 में इस महाविद्यालय की स्थापना हुई और आज यह उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालयों में शामिल है। इस क्यों ये आज चर्चा रखी गई है? इसकी वजह है कि सबसे सस्ती और बेहतर शिक्षा और उसके साथ साथ कुछ और उपलब्धि हैं। इस पर चर्चा करने के लिए मैं जो आज मेरे साथ जुड़े हैं मेहमान, मैं उनका परिचय कराता हूं। सबसे पहले महाविद्यालय की प्रिंसिपल हमारे डॉक्टर दिव्या नाथ जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार मैम। उनके साथ साथ जो इस पूरे मुहिम के कोऑर्डिनेटर रहे हैं, नोडल अफसर रहे हैं, प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी, उनका स्वागत करता हूं। उसके साथ साथ रश्मि कुमारी हैं जो डीन आर्ट यानी कला संकाय की प्रोफेसर रश्मि कुमारी जी, उनका भी अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। डॉक्टर विजेता गौतम जी जो बीए की कोऑर्डिनेटर रैंकिंग में जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनका। डॉक्टर मनी अरोड़ा जी जो बीएससी में कोऑर्डिनेटर रैंकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका मनी अरोड़ा जी ने निभाई है। और नेहा त्रिपाठी जी जिन्होंने बीएससी में कोऑर्डिनेटर रैंकिंग में ये भूमिका निभाई है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रिंसिपल डॉक्टर दिव्यनाथ जी से। सबसे पहले मैं आपको इस उपलब्धि पर बधाई देता हूं और बताइए ये कैसे प्रक्रिया शुरू हुई और किस तरीके से कॉलेज को ये उपलब्धि हासिल हुई, इसकी प्रक्रिया कैसे शुरू हुई और जो उपलब्धि हासिल हुई है वह उसके लिए कितनी कड़ी मशक्कत आपको करनी पड़ी है। जी धन्यवाद आपका। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये उपलब्धि जो है ये महाविद्यालय की एक संपूर्ण रूप से है, क्योंकि महाविद्यालय जो है वो एक अकेला व्यक्ति नहीं चलाता। ये जी हमारे स्टाफ से, स्टूडेंट्स से और सभी स्टेक होल्डर्स के सहयोग से चलता है। तो इस निश्चित रूप से ये उपलब्धि उन सभी की है और सभी बधाई के पात्र हैं। जहां तक प्रक्रिया का सवाल है, ये प्रक्रिया दिसंबर में शुरू हुई थी जी और इस पूरी प्रक्रिया के जो नोडल अफसर हैं डॉक्टर डीसी शर्मा, उनके पास ये मेल आई थी इंडिया टुडे से। हाँ तो जी उन्होंने कहा कि ये हम लोग इसमें डेटा फिल करें, जैसे हम लोग आयशे का डेटा है या आर्या का है या एनआईआरएफ का है, ये हर वर्ष भरते ही हैं। तो लगभग वही प्रक्रिया इसकी भी है। और लेकिन हमने अभी से पहले कभी नहीं भरा है इससे पहले। तो हम लोग भरकर देखें तो अच्छा रहेगा। कॉलेज की अगर कहीं कोई मतलब रैंकिंग आती है तो ये हमारे महाविद्यालय के बारे में लोगों को जानकारी पहुंचाएगा, क्योंकि रूरल एरिया का एक ये कॉलेज है और मतलब एक बहुत क्वालिफाइड स्टाफ और अच्छे स्टूडेंट्स और सभी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज के बाद भी कई बार लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो इसलिए ये हम लोग अगर भरते हैं इस डेटा को तो हमें ज्यादा विजिबिलिटी मिलेगी। तो इसी बात को लेकर ये प्रक्रिया शुरू हुई और ये जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं इनको चूंकि काफी सारा डेटा इसमें भरा जाना था, तो हमने आर्ट, साइंस और कॉमर्स से टीचर्स लिए जिन्होंने कि इस वृहद मतलब टास्क को कंप्लीट किया, मतलब 1 महीने के अंदर। और जिन जिन पैरामीटर्स पे ये रैंकिंग होती है उन सभी से रिलेटेड जो हमारे यहाँ का डेटा था उसको निकालना और उसको उनके फॉर्म में भरना, ये सारे काम ये आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के जो टीचर्स हमारे साथ हैं इन्होंने मिलकर के उस डेटा को भरा। और फिर हम लोग मतलब काफी महीने निकल गए, तो इस उम्मीद में थे कि शायद जब निकलेगा रिजल्ट तो कुछ पता चलेगा कि क्या उसका फायदा हुआ। तो अभी जब ये इंडिया टुडे की तरफ से रैंकिंग आई और उसमें हमने कई जगह स्थान पाया, तो ये एक सुखद बात थी हम सभी के लिए।
और इस तरीके से ये प्रक्रिया पूर्ण हुई। तो भविष्य में इस तरह की क्योंकि प्रतियोगिताएं होंगी और ये एक आपके लिए एक मोटिवेशनल है, जिसमें आपको एक ऐसी प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका मिला जो ऑल ओवर इंडिया की है और उसमें कई चीजों को मानक को रखा गया होगा। तो जब आपको ये पहली बार, जब कल रिजल्ट, परसों रिजल्ट आया 2 दिन पहले, तो कैसा लगा उस समय और किस तरह की आपके जो स्टाफ में किस तरह की प्रतिक्रिया थी? अब जाहिर सी बात है कि जब इतने प्रेस्टिजियस रैंकिंग में नाम आता है तो खुशी तो बहुत होती है और हमारा पूरा स्टाफ बहुत खुश हुआ इस चीज को लेकर। तमाम बधाई के जो हैं वो मैसेजेस और फोन कॉल्स आने लगे, क्योंकि इसमें जो ये रैंकिंग है इसके पैरामीटर्स में वैसे तो 112 इंडिकेटर्स होते हैं कुल, जिनको कि कुछ 5-6 चीजों में क्लब करके और उसके ऊपर ये रैंकिंग हमें दी गई, जिसमें कि इनटेक क्वालिटी एंड गवर्नेंस, एकेडमिक एक्सीलेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिविंग एक्सपीरियंस, पर्सनालिटी एंड लीडरशिप डेवलपमेंट, करियर प्रोग्रेशन और प्लेसमेंट इत्यादि शामिल हैं। तो जैसे हम लोगों ने 2 साइकिल नैक के भी पूर्ण किए हैं और बिल्कुल ए ग्रेड के करीब आकर के हम लोग रुके, क्योंकि कुछ 1-2 कमियां गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऐसी हो जाती हैं जो अपने हाथ में नहीं होती। उस कारण से हम लोगों का सेकंड साइकिल में 0.09 से ए ग्रेड रह गया था। तो उस वक्त निश्चित रूप से काफी निराशा हुई थी, लेकिन वो निराशा पूरी तरह से दूर हो गई जब हम लोगों ने इस इंडिया टुडे रैंकिंग में स्थान प्राप्त किया। तो जाहिर सी बात है कि पूरे कॉलेज में और हमारे गवर्नमेंट कॉलेज कम्युनिटी में भी एक खुशी की लहर दौड़ गई कि एक गवर्नमेंट कॉलेज भी इस रैंकिंग तक पहुंच सकता है। इस कार्यक्रम के जो नोडल अफसर थे दिनेश जी, मैं जानना चाहूंगा कि कैसे प्रक्रिया शुरू किया आपने और किस तरीके से दायित्व सौंपे और लक्ष्य को हासिल किया? दिनेश जी। अरविंद जी जुड़ गए हैं मेरे साथ इस बार, उनका अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। थैंक यू। जैसा कि मैम ने बताया, हमको एक मेल आया था, रूटीन मेल आते हैं। तो मेल आया तो उसके बाद मैंने मैम से चर्चा की, लेट्स ट्राई, कोशिश करते हैं। लेकिन उस वक्त ऐसा कहीं नहीं सोचा था कि इतने बड़े बड़े कॉलेज पिछले सालों से हर साल रैंकिंग देखते हैं हम इंडिया टुडे की, कि हम कहीं स्थान प्राप्त कर सकते हैं। और मेरे को कतई नहीं उस वक्त भरोसा नहीं था कि हम कोई जा सकते हैं। हाँ, ये जरूर था कि अप्लाई जरूर करते हैं, कहीं ना कहीं हमें कुछ एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। फिर उसके लिए साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और जैसा मैंने बताया 125 पॉइंट होते हैं जिसका डेटा फिलअप वो डिमांड करते हैं। न केवल डिमांड करते हैं बल्कि स्टूडेंट से कॉल करते हैं। जो हमारे स्टूडेंट के नाम दिए गए थे उन्होंने, मतलब स्टूडेंट का रैंडम फोन किए उन्होंने, कुछ एक फैकल्टी से भी फोन किए कि ऐसा नहीं है जो डेटा आ रहा है वो कहीं कहीं फेक तो नहीं है, कहीं उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद उनका क्रॉस क्वेश्चनिंग करना, फिर अगेन फैकल्टी को। तो उस वक्त अरविंद जी, नेहा, मनी, विजेता, ये लोग लगातार जैसे मेरे पे मेल आते मैं इनको भेजता था तो वो पूरा कोऑर्डिनेट करते थे, देन उसको अगेन बन। और ये लगभग प्रक्रिया एंड हो गई थी हमारी डेटा कंप्लीशन की मार्च में आके, दिसंबर में शुरू होते हुए। तो इसमें क्या स्टूडेंटों की संख्या को आधार बनाया गया या विभागवार, जैसे आपने बीए, बीएससी, बीकॉम के हिसाब से इसको? वो रैंक करते हैं आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स के अकॉर्डिंग, लेकिन वो हर आर्ट्स के अलग, आर्ट्स के स्टूडेंट्स, आर्ट्स का प्लेसमेंट, आर्ट्स हमारी बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, वो मल्टीपल एक करीब 120 फैक्टर है जिनको एनालिसिस करते हैं। लेकिन रैंकिंग उनकी आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के आधार पे आती है। जी। नेहा त्रिपाठी जी हैं जो बीएससी की कोऑर्डिनेटर रैंकिंग में रही हैं, और किस तरीके से आपको जो ये जब जैसे जानकारी मिली फिर आपने उसकी तैयारी की और किस तरीके से बच्चों को भी आपने, क्योंकि उनको जानकारी दी गई होगी, किस तरीके से आपने तैयारी की? जी नेहा जी। सर तैयारी तो हमने मतलब तैयारी एक दिन की तो है नहीं, तैयारी तो पूरे वर्ष भर चलती है। बल्कि मैं कहूँ एक सतत प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम लोग लगातार लगे रहते हैं कॉलेज के उत्थान के लिए। और इसमें तो बेसिकली यही कहूंगी कि किसी भी कभी भी कोई युद्ध होता है तो जो वहाँ का मुखिया होता है उसका एक विजन होता है, राजा का एक विजन होता है, सेनापति उसके लिए एक वर्क प्लान बनाता है, बाकी जो फाइटर्स होते हैं, जो सिपाही होते हैं वो लग जाते हैं। तो हमारे यहाँ एक तरह से मैं यही कहूंगी प्रिंसिपल मैम का मोटिवेशन रहा है, डीसी सर ने एक गाइडेंस दिया कि हाँ किस तरह से करना है, और हम लोगों ने जो भी हमसे बेहतर पढ़ा और हमने जो इतने दिनों में किया था उसी को हमने कंपाइल्ड फॉर्म में इसको प्रस्तुत किया है। ये जो हमने किया है ये कुछ ऐसा नहीं था कि हमने 2 महीने 4 महीने में इसके लिए कोई प्रिपरेशन करी है।
प्रिपरेशन तो एक तरह से सतत रही है, शुरुआत से हम इस पर लगे रहे हैं कि हमारा महाविद्यालय निरंतर ऊंचाइयों को प्राप्त करे। और हमारे स्टाफ में ये जो चीज है ये बहुत पॉजिटिव है, जो हम लोग हमेशा सब जगह कहते हैं कि हमारे कॉलेज में जो स्टाफ है, जो प्रिंसिपल मैम है, हम सब लोग मिल करके कॉलेज को आगे ले जाने के लिए पूरी लगे रहते हैं हर समय। तो मुझे लगता है शायद ये बहुत पॉजिटिव रहा हम लोगों के लिए। डॉक्टर विजेता गौतम जी हैं जो बाकायदा बीए में कोऑर्डिनेटर रैंकिंग में जिन्होंने काम किया है। आपको जब ये टारगेट दिया और जब अब रिजल्ट आया है कैसा लगा विजेता जी? आपकी आवाज कुछ कम आ रही है। रिजल्ट का एक सुखद अनुभव रहा, जैसा कि सभी ने बताया। ये बहुत ही अच्छा लगा कि हमारी जो फैकल्टी थी बीए, उसने लोएस्ट फी में भी एक स्थान पाया और पूरे ओवरऑल इंडिया में भी 138वीं रैंक पाई। तो ये बहुत ही सुखद अनुभव था और ये सारा कुछ पॉसिबल हो पाया हमारी जो विजनरी लीडरशिप है हमारी प्रिंसिपल मैम की, और जो अनवेवरिंग सपोर्ट रहा, एनकरेजमेंट रहा हमारे डीसी सर का, क्योंकि वो जैसा हमें गाइड करते रहे वैसा वैसा हम करते रहे, जैसा उन्होंने बताया हमने वैसा ही किया, और उसी के आधार पर हम यहाँ तक पहुंच पाए और हम इस रैंकिंग को पा सके, और आगे भी हम उसी पथ पर चलेंगे और भी अच्छी रैंकिंग पा सकेंगे। नहीं, टॉप 10 के 8वां रैंक आपका जो आया है वो तो एक बड़ी, मतलब टॉप 10 में आना पहली बात और फिर 8वां रैंक में आया है, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है आप लोग। ट्यूशन फीस को देखा जाए तो ट्यूशन फीस तो हमारे कॉलेजेस में 0 ही होती है, मतलब शून्य है ट्यूशन फीस। तो ये अदर फीस है जो जिसके आधार पर हमें 8वां स्थान मिला, और अगर ट्यूशन फीस के आधार पर देखा जाता तो हम पहले ही स्थान पर होते। तो ये भी हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की एक विशेषता है कि हम बिल्कुल शून्य फीस पर हम छात्राओं को एजुकेशन दे रहे हैं, और वो भी बहुत ही बेहतरीन शिक्षा दी जाती है छात्राओं। और इसमें अभी जो ये हमारे मनी अरोड़ा जी हैं जो बीएससी कोऑर्डिनेटर रैंकिंग है, मनी जी क्या कहेंगे? नमस्कार सर, मेरा और डॉक्टर अरविंद कुमार यादव हम लोग दोनों बीकॉम से हैं। तो मैं भी, जैसे नेहा मैम और विजेता मैम ने कहा कि ये पूरा एक सतत प्रयास था जो हमारे विजनरी लीडर्स थे, उन लोगों ने हमें गाइड किया, समझाया कि आपको किस तरह से फॉर्म भरना है, डिटेल्स इकट्ठी करनी है और किस तरह से आपको कंपाइल करके सारा डेटा भेजना है। कोई भी प्रॉब्लम हो उसके सॉल्यूशन के लिए, उसके सपोर्ट के लिए सब लोग साथ में थे। तो एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा कि हम लोग जो इतना प्रयास कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं वो रिकॉग्नाइज भी हो रहा है और अचीवमेंट्स भी हो रहे हैं। तो कभी भी कोई भी अचीवमेंट जब होता है तो जाहिर सी बात है बहुत खुशी मिलती है। जैसे हमने बताया कि बधाइयों के, कांग्रेचुलेशंस के सब तरफ से मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन ये सारी कोशिश, ये सब कुछ जो हम लोग कर पाए हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो हमें विजन और गाइडेंस मिली है वो मैम से और सर से, दोनों से बहुत क्लियर और बहुत सटीक मिली है। साथ में एक चीज और होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी एक चुनौती है, क्योंकि जब जिस एक जगह पहुंचते हैं हम, फिर उसको बरकरार रखना और उससे और आगे बढ़ना, ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। ये आप लोगों के लिए आगे आने वाले कैरियर में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मनी जी। बिल्कुल सर, ये हमें कॉलेज को, जैसे कि NAAC एक्रेडिटिंग है, ये IRFP एक्रेडिटिंग है, तो जब भी जॉब की, करियर की बात आती है तो एक रिकॉग्निशन सिर्फ फैकल्टीज के लिए ही नहीं, स्टूडेंट्स के लिए, हर पर्सन के लिए मैटर करता है कि आप एक ऐसे स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हैं जहाँ फर्स्ट टाइम अप्लाई किया, अचीवमेंट हुआ, अब हम उसे और बेटर करने के लिए और उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, जहां जहां कमी रह गई थी उसे सुधार करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे ताकि पूरी टीम इससे बेनिफिट ले सके। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं जो प्रोफेसर रश्मि कुमारी हैं जो आर्ट की डीन है कला संकाय में, ये थोड़ा सा ये बताइए कि कैसे इसके बाद जिस तरह का ये कंपटीशन हुआ है, क्या अभी, क्योंकि इतने दिन के अनुभव में ये देखा गया होगा कि पहली बार एक इंडिया टुडे ने ये किया है, तो और भी क्या सरकारी स्तर पर जो यूजीसी है या कोई जो स्तर पर जो कंपटीशन होते हैं उनमें क्या कभी ऐसा पार्टिसिपेट किया है जिस तरीका से ये हुआ है?
सर मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस कॉलेज में मैं इसको बहुत बढ़ते हुए देख रही हूँ। लगभग 2005 से मैं यहाँ हूँ और निरंतर मैंने इसको प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए देखा है और प्रगति का सेहरा बांधने का समय भी अब मुकम्मल है और निसंदेह जो हमारी प्राचार्य मैडम है उनको ये श्रेय जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इससे पूर्व भी हमारा महाविद्यालय बहुत सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेता रहा है और हमारी जो छात्राएं हैं स्टेट लेवल पर और उससे भी आगे बढ़कर विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर लाभान्वित हुई हैं और कॉलेज को स्थान प्रदान किया है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी विगत वर्षों में एक अंबेडकर के ऊपर प्रतियोगिता हुई थी और वहां पर हमारी बच्ची ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था और उसे 1 लाख रुपए का प्राइज मिला था। इसी तरह से जो एक लोगो धीरे चलिए और सुरक्षित पहुंचिए यातायात वाला था तो एक बीएड की छात्रा थी और उन्हें मिला था। तो निरंतर जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं हमारे बच्चे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और निरंतर जो प्राचार्य मैडम है और डीसी सर स्पेशली मैं कहूंगी कि वो बहुत आगे आगे बढ़ने का काम करा रहे हैं कॉलेज को एक विजन के साथ। और निरंतर मैं इसकी प्रगति को देखती चली आ रही हूँ और अभी प्रगति होनी बाकी है। जो हम कह रहे हैं ना कि ए ग्रेड, निश्चित रूप से हमें ए ग्रेड मिलेगा और हम बहुत आगे जाएंगे। 2 लाइनें मुझे याद आ रही हैं इसके लिए कि जब से चला हूं मैं मेरी मंजिल पे नजर है, जब से चला हूं मैं मेरी मंजिल पे नजर है, मैंने कभी भी मील का पत्थर नहीं देखा। तो हम मील के पत्थर नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं गिर रहे हैं, हम वहां पहुंचना चाहते हैं जहां हमें पूरा देश जाने और जाने की कोई ऐसा कॉलेज भी है जो इतनी कम फीस में इतना अच्छा छात्राओं के लिए कर रहा है। और बड़े गर्व का विषय है कि हमारी छात्राएं जो यहाँ से पढ़कर निकली हैं अभी एसोसिएट पद पर हैं, कुछ ने पीसीएस में भी ट्राई किया है और पास हुई हैं। तो ये निश्चित रूप से महाविद्यालय को गौरवान्वित करने वाली बातें हैं और मैं चाहूंगी कि ये आगे भी ऐसे ही निरंतर सफर जारी रहे। बिल्कुल। मैं एक चीज और बता दूं, जो चूंकि रैंकिंग काफी बड़ी होती है, पढ़ने में टाइम लगता है। तो हमारा जो बीकॉम डिपार्टमेंट है उसमें ये होता है 2000 के बाद जितने भी नए डिपार्टमेंट बने हैं उनको इमर्जिंग डिपार्टमेंट कहते हैं वो लोग, इंडिया टुडे वाले। तो बीकॉम ने उसमें भी 8वां स्थान प्राप्त किया है जिसमें इमर्जिंग डिपार्टमेंट ऑफ द आफ्टर 2000 है। तो एक रैंकिंग वो भी जो इंडिया टुडे जो अभी हम मेरी भी नजर से नहीं थी, आज ही मुझे पता लगा कि हम उसमें भी 8वें पे हैं, केवल एक डिपार्टमेंट है कॉमर्स में। बिल्कुल। अरविंद जी हमारे साथ हैं। अरविंद जी, आपका जो अनुभव तो काफी रहा है, अलग अलग कॉलेजों में रहे होंगे, तो जो उपलब्धि हासिल हुई है इसके बाद बच्चों में भी तो कंपटीशन की भावना रही, शिक्षकों के बीच में जो प्रोफेसर हैं उनके बीच में भी इस तरह की चीजों में पार्टिसिपेट करने की भावना और बढ़ी होगी। जी अरविंद जी। बिल्कुल, जब इस टाइप की रैंकिंग में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो स्टार्टिंग में तो देखिए, क्योंकि क्या है हमारे यहाँ जब कोई फॉर्म भरना हम स्टार्ट करते हैं तो बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है। तो जब दिनेश जी ने बताया कि इस टाइप की रैंकिंग है और फिर एक टीम बनाई और टीम में हम 3-4 लोग रखे गए कि आप लोगों को सारी सूचनाएं इकट्ठी करनी है। तो हम लोगों ने अपना 100% दिया, क्योंकि हमने हमेशा ये कोशिश की है कि जिस काम को हम लोग करें, अगर हम 1 भी % कम करेंगे, क्योंकि टाइमिंग की इतने सारे काम पैरेलल चलते रहते हैं तो हमारे लिए भी कई बार बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हम लोगों ने अपना 100% देने की कोशिश की और ये रैंकिंग आने के बाद, क्योंकि छात्राएं हमारे यहाँ जो अब हैं, जैसे सर ने बताया कि 2000 के बाद से ही हमारा कॉमर्स यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, इमर्जिंग ऐसे बोर्ड दिया गया। तो अब क्या हो रहा है कि छात्राएं जो स्टार्टिंग में आती थी उनका जो जॉब के लिए पहले क्या होता था कि सिर्फ वो सोचती थी कि बस पढ़ लें और मैरिज तक उनका एक सीमित होती थी। मगर अब मैं ये देखता हूँ कि जो हमारे यहाँ की छात्राएं हैं वो ये चाहती हैं कि हमें जॉब मिले, जॉब ही नहीं बहुत अच्छी जॉब मिले। अब हमारे यहाँ बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो कॉमर्स से करके वो बैंकिंग सेक्टर को में जा रही है। पहले जबकि ऐसा, जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो बहुत मुश्किल से हमें कॉमर्स में बच्चे की सीट भरनी पड़ती थी कि मतलब किसी तरह हमारे 60 स्टूडेंट्स पूरे हो जाए, क्योंकि वो क्या करते थे कि पहले आर्ट्स में लेते थे, बाद में कॉमर्स में आते थे, आसपास थी भी नहीं। और अब इस रैंकिंग के बाद तो छात्राओं में बहुत ही ज्यादा उत्साह है, फैकल्टी में भी बहुत ज्यादा उत्साह है कि हम और जितनी भी और हमें रैंकिंग्स के बारे में पता लगेगा, हम सब में पार्टिसिपेट करेंगे और कॉलेज को और आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे ख्याल से 25 साल पूरे हुए हैं पिछले साल ही कॉलेज को भी,
तो प्रिंसिपल मैम से मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी तक की जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि लड़कियों का और इसमें रूरल एरिया में होना, शुरुआती दौर में जो संघर्ष रहा होगा, आज के समय में कितने लड़कियां वहां पे स्टूडेंट के रूप में हैं और कितने जो विस्तार हुआ है, चाहे विज्ञान साइंस का है, कॉमर्स का है, तो किस तरीके से डेवलपमेंट है और आज के डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति कैसी है, ये हमारे दर्शकों को भी बताइए। जी दिव्या जी। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत विकास हुआ है। अगर पिछले 25 साल की जो जर्नी है उसको देखें, थोड़ी सी आवाज आपकी धीमी है, थोड़ा आगे की तरफ हो जाइए। हाँ हाँ, मैं कह रही हूँ कि जैसे हर क्षेत्र में ही विकास बहुत हुआ है। जब 1997 में कॉलेज शुरू हुआ था तो मात्र 25 छात्राएं थी, 5 टीचर थे, 1 फैकल्टी थी बीए की। और आज जो है लगभग 2100 छात्राएं पढ़ती हैं। शुरुआत में ये कोएड कॉलेज था, बाद में फिर इसको सिर्फ गर्ल्स के लिए कर दिया गया। और आज जो है लगभग 2100 छात्राएं हैं, 60 टीचर हैं। और हमारे यहाँ जो 1 फैकल्टी से ये कॉलेज शुरू हुआ था, वहाँ पे आज केवल बीए ही नहीं बल्कि बीएससी, बीकॉम, बीएड, 10 विषयों में एमए और रिसर्च सेंटर और बीवॉक 2 सब्जेक्ट्स में वोकेशनल कोर्सेज भी चलता है जो यूजीसी स्पॉन्सर्ड है। और पूरे उत्तर प्रदेश में ये एकमात्र राजकीय महाविद्यालय है जहाँ ये वोकेशनल कोर्सेज चलाए जाते हैं। ये 100% इसमें प्लेसमेंट की गारंटी होती है। तो इस तरीके से 6 फैकल्टी आज चलती हैं और संख्या मैंने आपको बताई ही कि स्टूडेंट्स की 2100 और टीचर्स जो हैं लगभग 60 हो चुके हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो किसी मतलब और कॉलेज से कम नहीं है। आप देखें तो जैसे स्मार्ट क्लासेस हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम है और हर तरीके की सुविधा जो है वो यहाँ पर उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब वगैरह। और स्टेट ऑफ द आर्ट आपका मल्टीपर्पस हॉल है, खेल का मैदान है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जितना आकार कॉलेज का बढ़ा है उस के मुकाबले जो मतलब हमारा चूंकि लिमिटेशंस है गवर्नमेंट कॉलेज होने के नाते, तो जितना एक परिसर भी बढ़ना चाहिए, बिल्डिंगें और बढ़नी चाहिए, वो चीज नहीं हो पाई है। तो उसी सीमित जो आप कह सकते हैं कि जगह में और उसी सीमित संसाधनों के अंदर जो हमारी कम फीस में जिसमें हमने रैंकिंग पाई है, उसी के अंदर हमें ये जितनी सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करनी होती है। चैलेंज जो है वो आता है सबसे ज्यादा करियर को लेकर के, कि हम लोग करियर काउंसलिंग सेल के द्वारा बिल्कुल लगे रहते हैं इस मुहिम पर कि हर लड़की जो यहाँ से निकले उसका अपना एक करियर हो आगे चल करके। लेकिन कई बार रूरल एरिया के होने की वजह से जो लड़कियां हैं वो भी बहुत दूर जाकर जॉब करने के बारे में नहीं सोच पाती, और कभी सोचती भी हैं तो उनके घर की तरफ से ऑपोजिशन होता है, क्योंकि उनके जिन फैमिलीज से वो आती हैं वहां पे सोच अभी भी यही है कि लड़की अगर बहुत दूर जाएगी काम करने तो फिर उसकी शादी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, समय से लड़का नहीं मिल पाएगा, या बहुत क्वालिफाइड हो गई तो कहाँ उसका सेटलमेंट होगा। तो पेरेंट्स की तरफ से भी ऑपोजिशन होता है, तो वहां पे हम लोग चैलेंज फेस करते हैं। बाकी जहां तक कॉलेज के आगे बढ़ने की बात है, वो मैंने पूरी एक 25 वर्षों की जर्नी आपको इन थोड़े से शब्दों में बताने की कोशिश की। दिनेश जी, क्योंकि आज चर्चा चल रही है तो मैं लगे हाथ 2 बातें जरूर करूंगा। एक तो जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें जो बदलाव हुए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उसके हिसाब से डेवलप हो रहा है, या क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो नई चीजें जुड़ रही हैं, तो उसके हिसाब से क्या तैयारी है? क्योंकि आप प्रदेश में उस शिक्षा समिति के सदस्य भी हैं, तो इस नाते आप थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को बताइए कि उसमें किस तरह से बदलाव हो रहा है उस शिक्षा नीति के तहत। इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक जैसा एक लगातार जरूरत पड़ने वाली चीज है। जी जी। एनईपी 2020 ने कुछ चीजें नई दी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा मतलब कंटेंट में चेंज किया हो। अगर विषय की बात करें तो जो प्रैक्टिकल पहले थे वो प्रैक्टिकल आज भी है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हुआ है। तो लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर कंटेंट के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उसको आधार पे हम लागू कर सकते, तो लागू किया है। कुछ चीजें हैं जैसे स्किल कोर्सेज हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है या फंडिंग की जरूरत है, और इसके लिए यही नहीं गवर्नमेंट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन, चाहे यूनिवर्सिटी है चाहे कॉलेज हैं, उसके लिए एक और नई स्कीम आई है जिसका नाम दिया है पीएम ऊषा।
प्राइम मिनिस्टर उच्चतर शिक्षा अभियान नाम दिया गया है, पहले इसको रूसा कहते थे। और इस स्कीम का टारगेट ये है कि ये एनईपी इम्प्लीमेंटेशन से कोरिलेट की गई है कि आपको जहां एनईपी इम्प्लीमेंट करने में पैसे की जरूरत है वहां एक प्रॉपर प्रपोजल बनाइए, और जिसने जितनी ज्यादा एनईपी लागू की है उसको ग्रांट टू इश्यू रेशियो मिले। तो उस मामले में ये प्रदेश बहुत आगे है कि हमने एनईपी के लगभग 90% ऑब्जेक्टिव को लागू कर दिया है। तो हमारे कॉलेज में जहां जिसको लग रहा है कि ग्रांट की जरूरत है, जिसे कॉलेज को स्ट्रेंथन करके ग्रांट है 5 करोड़ रुपए, और 5 करोड़ में बिल्कुल तस्वीर चेंज हो जाती है कॉलेजों की। ऐसे यूनिवर्सिटीज के लिए 20 करोड़ है, यूनिवर्सिटी को मल्टी मेरू बनाने के लिए 100 करोड़ की ग्रांट है। और वो ग्रांट चूंकि कोरिलेट एनईपी के लिए की है, जो एनईपी की रिक्वायरमेंट है, लोग कहते हैं कि एनईपी में इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है बढ़ने के लिए, तो उसको हेल्प करने के लिए ये चीज दी गई है, और उसको जोड़ा भी सीधे सीधे एनईपी से जा रहा है। ये बड़ी बात है। एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि महिलाओं का कॉलेज है, तो महिला शिक्षा को लेकर जागरूकता कितनी बढ़ी है जो बच्चे वहां से आते हैं? क्योंकि ड्रॉप आउट 12वीं के बाद लड़कियों का काफी वो होता है कि वो 12वीं के बाद नहीं पढ़ती हैं, लेकिन कॉलेज की उपस्थिति से शायद वो संख्या बढ़ी होगी और हर गांव में इस तरीके से बढ़ा होगा। मैं ये डॉक्टर विजेता गौतम जी से पूछूंगा। जी। महिला कॉलेज होने की वजह से। हेलो, आपने मेरा सवाल सुन लिया? सर एक बार फिर से। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि महिला कॉलेज है तो आसपास के एरिया में, क्योंकि पहले जागरूकता नहीं थी और अब जागरूकता बढ़ी है और नई नई चीजें चली हैं, तो आपके पास कुछ इस तरह की वो आती होंगे कि ऐसी कॉलेज में और पाठ्यक्रम लागू हों ताकि उनके लिए भी इजी हो, क्योंकि एकेडमिक के साथ साथ आज के समय में प्रोफेशनल कोर्स का होना बहुत जरूरी है। नई शिक्षा नीति आने की वजह से स्किल कोर्सेज का समावेश भी हुआ है हमारे पाठ्यक्रम में। तो ये जो जरूरत जो आज के समय में पैदा हुई है कि उनके लिए जो जैसा आपने बताया, तो ये जरूरत भी पूरी हो रही है नई शिक्षा नीति पे स्किल कोर्सेज के आ जाने की वजह से, क्योंकि वो अपने पाठ्यक्रम में कुछ नए स्किल्स की भी उन्हें जानकारी मिलती है। हर वर्ष के पाठ्यक्रम में उनको एक नई स्किल की जानकारी होती है और उसको वो आगे भी आगे बढ़ा सकती हैं। तो मैं कहूंगी कि उसकी वजह से वो अपना भी कोई भी रोजगार चला सकती हैं उस स्किल की जानकारी हो जाने की वजह से। नेहा जी, ये जो ग्रामीण क्षेत्र से बीएससी में बच्चे कितने आ रहे हैं, मतलब लड़कियां कितनी बढ़ रही हैं और उसमें रुचि बढ़ रही है बच्चियों की साइंस में? बिल्कुल सर, बढ़ रही है। बच्चे तो हमारे यहाँ वैसे तो सीट हमारे 80 हैं, जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन हम लोग लेते हैं 80 है, लेकिन उसके कंपैरिजन में कम से कम 7-8 गुना हमारे पास फॉर्म्स होते हैं जो बच्चे हमारे पास आते हैं, और मेरिट के अनुसार उन्हें एडमिशन देना पड़ता है। हमें बहुत सारे बच्चों को फिर हमें मना करना पड़ता है। हमारे यहाँ वैसे इग्नू भी चलता है, तो हम इसलिए कोशिश करते हैं कि इग्नू में भी हमारे यहाँ साइंस आ जाए, क्योंकि बच्चे बहुत होते हैं, उस रेशियो में हम एडमिशन नहीं दे पाते लिमिटेड सीट्स की वजह से। क्योंकि थोड़ा सा ये है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, हम अपने आप यहाँ पर हम कोई पोस्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो सिंगल हैंड डिपार्टमेंट है, एक टीचर है एक फैकल्टी में, मतलब एक सब्जेक्ट में। तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर हम बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को ले लेंगे तो टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और तब हम उतना अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। तो इस वजह से वो लिमिटेड सीट्स के जो लिमिटेशन है वो हमें, मतलब उसके लिए हमें फिर हम एफर्ट करते रहते हैं, बार बार हम भेजते हैं कि हाँ मतलब बीएससी आ जाए इग्नू में भी, बच्चे वहां भी कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए यहाँ से। लेकिन ये है कि बच्चे हमारे यहाँ से बहुत, जिस कंपैरिजन में सीट है वहाँ बच्चे अप्लाई बहुत करते हैं, एप्लीकेंट्स बहुत रहते हैं हमारे यहाँ। अरविंद जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्योंकि आजकल की डेट में जब हमारा ग्लोबलाइजेशन हो गया है और इकोनॉमिक जो हमारा अर्थव्यवस्था ओपन हो गई है एक तरीके से, तो कॉमर्स के स्टूडेंटों के लिए ऑप्शन बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो क्या जो पाठ्यक्रम है, क्योंकि मैं बहुत दिन पहले मैंने तो 87 में एमकॉम किया था, तो उसके बाद से तो काफी कोर्स में बदलाव आ गया होगा, तो क्या इसके बाद जो शिक्षा का स्तर, पढ़ाई का लेवल है, वो कोर्स में अपग्रेडेशन हुआ होगा और उसकी पढ़ाई में बदलाव हुआ होगा काफी सिलेबस में? जी बिल्कुल। अब नई शिक्षा नीति आने से जो फायदा हुआ है, एक तो इवेल्युएशन का बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है बच्चों को, क्योंकि पहले क्या होता था, उनका इवेल्युएशन सिर्फ एनुअल, जैसे आपने भी पढ़ा होगा, तो एक बार ही एग्जाम होते थे। अब उसमें इंटरनल अलग हो गया है और एक्सटर्नल अलग हो गया है। इंटरनल में भी हम अलग अलग तरीके से बच्चों का असेसमेंट करते हैं,
हम असाइनमेंट्स लेते हैं। तो इससे बहुत फर्क आया है, एजुकेशन के लेवल बढ़ा है बच्चों का, और बच्चे जो हैं मन लगा के, अब मैं जैसे कह रहा था कि स्टार्टिंग में अभी हमारे यहाँ जब बच्चे आते थे तो वो बीए के बाद आते थे यहाँ पे, जब बिल्कुल स्टार्टिंग हुई थी, जब मैं यहाँ पे आया था 2009 में, तो हमारे पास मुश्किल हो जाती थी हमें कि हम किस टाइप से अपने यहाँ सीट्स भरें। लेकिन अब तो इतना रुझान हो गया है कि चाहे हम बीएससी की बात करें, चाहे हम बीकॉम की बात करें, तो हमारे पास जो है 8-8 10-10 गुना बच्चे अप्लाई करते हैं। और इवन अब तो बच्चे यहाँ पे आके कहते हैं सर वो बीबीए क्या स्टार्ट हो सकता है हमारे यहाँ, और एमकॉम ले आइए। हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ एमकॉम नहीं है, इग्नू से हम किसी तरह काम चलाते हैं, कुछ बच्चे जो कहते हैं तो वहां पे हम कहते हैं कि आप इग्नू से कर लीजिए। लेकिन हम इस प्रयास में हैं क्योंकि बच्चों का रुझान बड़ा है और बच्चे चाहते हैं कि नहीं हम पीजी भी यहाँ से करें, तो हम ये इस कोशिश में हैं। और अभी हमारी जो IQAC मीट हुई थी उसमें भी हमने ये अपने लिए चैलेंज लिया था कि हम कम से कम एमकॉम यानी कॉमर्स में मास्टर डिग्री लेके आए, और फिजिकल एजुकेशन में भी हम मास्टर डिग्री की का प्रयास कर रहे हैं। अब क्योंकि समय हमारे पास 3 मिनट का बचा है, अब मैडम प्रिंसिपल जी से मैं थोड़ा सा जानकारी ये लेना चाहूंगा कि बाकी के लिए हमारे कॉलेज में कितनी सीट किस किस क्षेत्र में है, बीए बीकॉम बीएससी में, और क्या बीए में ज्योग्राफी भी है आपके यहाँ? थोड़ा सा जानकारी हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या है वहां पर सीट का व्यवस्था, कितने बच्चे के लिए एडमिशन की प्रोसेस होती है जी इस समय? सीट्स तो एक्चुअली एफिलिएशन जो सीसीएस यूनिवर्सिटी से है, जी। तो यूनिवर्सिटी हम लोगों को जितनी सीट प्रोवाइड करती है हम उसी में अब पूरे जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको फॉलो करते हुए एडमिशन लेते हैं। जी जी। और बीए में हमारे यहाँ 13 विषय है, जिसमें जैसा आपने पूछा ज्योग्राफी, वो ज्योग्राफी है बिल्कुल, होम साइंस है, और बल्कि वोकल म्यूजिक है, ड्राइंग एंड पेंटिंग है। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि मतलब प्रैक्टिकल वाले हैं आर्ट्स में। और इसके अलावा जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो हैं ही, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, और आपके इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे। और इनमें कुछ को छोड़ करके बाकी सभी में जो है वो 9 विषयों में पीजी है। और जैसा अभी डॉक्टर अरविंद ने बताया कि जिसमें पीजी नहीं है उसमें हम खुलवाने के लिए प्रपोजल भेजते रहते हैं, प्रयासरत हैं कि जैसे बीकॉम में बच्चों की बहुत डिमांड आती है कि एमकॉम हो या फिर बीबीए हो, और वैसे फिजिकल एजुकेशन में, तो इन सब सब्जेक्ट्स में जहां पर पीजी नहीं है वहां पीजी खुलवाने के लिए प्रयास जारी है। और बल्कि और सारे वोकेशनल कोर्सेज के लिए भी हमने टीचर्स को कहा है कि जैसे यूजीसी के 2 वोकेशनल कोर्स चलते हैं, उसी तरीके से और के लिए भी आप लोग अप्लाई कीजिए अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिससे कि रोजगार परक शिक्षा जो है वो ज्यादा से ज्यादा इन रूरल एरिया के बच्चों को प्रोवाइड कर पाए हम। तो इस तरीके के प्लान्स हैं आगे, अब उसमें से देखिए कितना कुछ संभव हो पाता है, क्योंकि हमारे कोर्सेज जो खुलते हैं वो सब गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होने के बाद और फिर पोस्ट क्रिएट होने के बाद ही फिर वो प्रॉपर ढंग से चल पाते हैं। क्योंकि अगर कोर्स खुल जाए और पोस्ट ना क्रिएट हो तो फिर ज्यादा वर्कलोड आता है टीचर्स के ऊपर, जो कि उनके लिए भी सही नहीं है। मतलब एक लेवल तक ही आप पढ़ाने का काम करें तो ठीक रहता है। मान लीजिए सिंगल मैन डिपार्टमेंट है तो वो यूजी पीजी दोनों इकट्ठा एक साथ नहीं पढ़ा सकते। बिल्कुल। आज की चर्चा जो है यही हम समाप्त करेंगे, और बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। एक बार सब पूरी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। और अब मैं थोड़ा सा शेयर कर रहा हूं कि ओवरऑल पूरे इंडिया में बीए में 138वां और बीएससी में 171 और बीकॉम में 215वां स्थान प्राप्त किया है। किसी भी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर चर्चा की। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।